दिवाकर गौड़ रामपुर से सहयोगी जुड़ रहे हैं और सबसे पहले अवैस का रुख करते हैं। मुरादाबाद की बात की जाती है, पिछले यानी चुनाव की बात की जाए 2019 की, और आज जिस तरीके से मतदान हुआ, ये जो कम आंकड़े या कहे कि कम वोट पड़े, इसके मायने क्या है, ये कहता क्या है? मतदान भले ही कम हुआ हो, लेकिन जो मुरादाबाद की सीट थी, जो मुरादाबाद की सीट पर पूरा तरीके से पेच फंसा हुआ था और ये सीट अपना तमाम बयानबाजी के बाद हॉट हो गई थी, तो मतदान भले ही यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि 2019 के अंदर में जब यहाँ मतदान हुआ था तो 65% मतदान हुआ था। लेकिन अभी तक जो 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया है वो 58% का आया है। लगभग 9 बजे के बाद पूरी स्थिति साफ होगी, क्योंकि 9 और 10 बजे के बीच में पूरी जो आधिकारिक पुष्टि है वो आंकड़े की आ जाएगी। माना जा रहा है कि लगभग 2019 के जो आंकड़ा है उससे तो कम ही रहा होगा, क्योंकि 3% की उसके अंदर कमी बताई जा रही है। आज पूरे दिन हम लोग ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहे। रामपुर में भी हमने रिपोर्टिंग की, मुरादाबाद के अंदर भी हमने रिपोर्टिंग की, लेकिन रामपुर के अंदर में सबसे ज्यादा जो कम वोटिंग हो पाए उसका कारण ये रहा क्योंकि समाजवादी और आजमवादी जो गुट है वो दोनों वहां पर आमने सामने नजर आए। क्योंकि आजम खान जो गुट है उसने पहले साफ तौर पर कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करने का उन्होंने ऐलान किया था कि अखिलेश यादव खुद यहाँ पे आए और आके चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर सियासत ने रंग अपना बदला था, वो सियासत का बढ़ता हुआ रंग अपने आप में कई संकेत भी दे रहा था, और जिसका आज खासा असर भी ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला है। ये वही ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला है, क्योंकि 2019 के अंदर में जब 65% मतदान हुआ था तब भी फाइट में कुंवर सर्वेश जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वही थे, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर यकीन जताया और उन्हीं के साथ। इसीलिए दो तीन चीजें समझनी बेहद जरूरी होगी। पहले जिस तरीके से मुरादाबाद सीट की बात कर रहे हैं और रामपुर का भी आप हाल बता रहे हैं, इसे इस तरीके से समझा जा सकता है, या तो जो मौजूदा सरकार है पिछली बार हारे, इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया, वो पसंद है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी रहा वो बदला गया, पिछला प्रत्याशी नहीं रहा, इस वजह से लोग, या फिर मौसम को देखकर लोग घरों से कम निकले, या ये मान बैठे कि किसे आना है इसलिए नहीं जाना है। बिल्कुल, देखिए कुंवर सर्वेश मुरादाबाद के अंदर में एक वो नाम है जिसके साथ मुस्लिम समुदाय का वोट भी बहुत ज्यादा राहुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि 48% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 52% यहाँ पर अन्य समाज का वोट बैंक मिलाकर के हिंदू समाज का वोट बैंक बनता है। तो सर्वेश के साथ मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक होना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब पिछली बार एसटी हसन को लगभग 6.5 लाख वोट मिले थे तो लगभग 95,000 के राउंड अप में यहाँ से सर्वेश आ रहे थे, दूसरे नंबर पर सर्वेश रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे चुनाव हुआ था तो सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन था, यानी कि बसपा का जो वोट बैंक था वो उधर पलटे में जाता हुआ नजर आया था। और इस बार स्थिति बिल्कुल साफ थी, क्योंकि जिस तरह से योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटों पर उनकी जीत होनी है, और देश में कहा गया मोदी की तरफ से कि 400 का नारा उन्होंने दिया, इस बार 400 पार है। तो तमाम जो पहलू है अगर उनको समझा जाए, और ग्राउंड जीरो पर जहां पर मुस्लिम बूथों पर हमने जाकर देखा तो वहां पर इस बार मुस्लिम मतदान बड़े तेजी के साथ में होना शुरू हुआ। जब जुमे की नमाज अदा की गई उसके बाद जो भीड़ थी मतदाताओं की वो लगातार बढ़ती हुई चली गई, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार फर्जी वोट डाले जाते थे और बुरखों के अंदर में जो फर्जी वोट डालने का प्रक्रिया चलती थी, इस बार उस पर भी अंकुश लग गया। हमारे जो यहाँ के लोकल के रिपोर्टर हैं जो यहाँ से हमारे खबरें प्रदान करते हैं, उनसे बातचीत हम आपके एक बार कराने का प्रयास करते हैं। ये आगे करेंगे ओवैसी, आगे करेंगे, क्योंकि अमित हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। अमित से जरा समझते हैं बिजनौर की स्थिति, क्योंकि 2019 में अलग और इस बार अलग। करीब 55% वोटिंग जो अभी तक आंकड़े आए हैं, बढ़ भी सकता है। सवाल इस बात को लेकर है अमित आपसे कि आपने जो कैमरे से दिखाया वो पूरे प्रदेश ने देखा, आपने जो अपनी आंखों से देखा वो जरा बताइए, क्योंकि बूथ दर बूथ आप टहलते रहे, हर बूथ पर पहुंचे, ज्यादातर बूथों पर पहुंचे, लोगों से बातचीत आप करते नजर आए। ये मतलब उसमें से अगर कहा जाए कि ऐसा क्या कुछ होगा जो एकदम सटीक बैठेगा, मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर, लोगों में उत्साह होने को लेकर, या कि उन्होंने एक तरफ से मूड बनाया और चुन लिया, उन्होंने किस्मत ईवीएम में कैद कर दी?
देखिए राहुल, पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी थी और दूसरे दलों ने यहां पर जीत दर्ज की थी। बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में भी बीएसपी द्वारा जीत दर्ज की गई थी और बीजेपी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था। लिहाजा अब 2024 के नए समीकरण के तहत बीजेपी, बीएसपी या इंडिया गठबंधन के जो तमाम पार्टियां हैं, ये पार्टियां नई रणनीति के तहत 2024 में चुनाव में दिखी हैं। या इस बार समीकरण इसलिए बदले हुए हैं कि बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया। आरएलडी के साथ गठबंधन करने से बिजनौर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर जो जाट वोटर्स हैं वो पूरी तरीके से साधने में बीजेपी कामयाब रहेगी। इस गठबंधन के पीछे ये सोच तमाम वोटर्स की भी बिजनौर और उसके आसपास के इलाकों में तमाम बूथ के पास देखने को मिली। दूसरी तरफ बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी ने 2019 में यहां पर जीत दर्ज की थी और जीत दर्ज करने के बाद अब एक नया कार्ड बीएसपी के द्वारा खेला गया। यहां पर जाट उम्मीदवार को बिजनौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। बीएसपी कहीं ना कहीं इस सोच से जाट उम्मीदवार को मैदान में लेकर आई कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट है वो बीएसपी को मिलेगा, उसके अलावा जो जाट वोट बैंक है वो भी बीएसपी को मिलेगा और अन्य जो दल हैं उन दलों से ज्यादा बीएसपी को वोट मिल पाएगी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी एक बड़ी जो चुनावी जनसभा है वो यहां पर की थी और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के तमाम दावे और जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसको लेकर वोटर्स को साधने का काम किया था। तमाम मुस्लिम वोटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी कि अगर इस लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर एक तरफा मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को मिलेगा और कई बूथ पर, कई गांवों में, कई इलाकों में हम गए भी तो अलग अलग बूथ पर अलग अलग लोगों की राय देखने को मिली। कहीं आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की लोग तारीफ करते मिले और जिस तरीके से सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किए हैं या योगी सरकार का जो मॉडल है उस मॉडल की तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं कई ऐसे बूथ भी थे जहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तारीफ करते हुए तमाम जो वोटर्स हैं वो दिखाई दिए, बसपा की तारीफ करते भी दिखाई दिए। फिलहाल जो अगर मुकाबला है, अगर बिजनौर की सीट का बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल आज देखने को मिला है और जो वोटर्स हैं, साइलेंट वोटर खासतौर पर बिजनौर लोकसभा सीट पर देखने को मिले। स्थानीय मुद्दों को छोड़कर पूरी तरीके से वो अपनी अपनी पार्टी के तमाम जो नीतियां हैं और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के दावे किए गए उन दावों को लेकर वोट करते हुए नजर आए। वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रहे थे तो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में बिजनौर लोकसभा सीट में 69% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 5 बजे तक के जो आंकड़े अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए वो 54.68% वोटिंग हुई है। यानी 2019 के मुकाबले तकरीबन 10% वोटिंग कम रहेगी। अगर अगले 1 घंटे के भी जो चुनावी नतीजे हैं वो जारी किए जाते हैं तो ये वोटिंग परसेंटेज कम रहने के पीछे वजह क्या है? क्या तमाम पार्टियों के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए थे उनसे जो वोटर्स हैं वो नाखुश थे या किसी और वजह से वोटर्स वोट डालने के लिए नहीं आए? सुबह की अगर तस्वीर की बात करें तो 7 बजे जैसे ही वोट डालने का समय हुआ था तो कुछ एक बूथ पर सीनियर सिटीजन, उसमें महिला पुरुष तमाम वर्ग के लोग जरूर वोट डालने के लिए उत्सुक दिखाई दिए थे, लेकिन दोपहर में भी तमाम बूथ जो हैं वो खाली की तरह दिखाई दिए और आसानी से जो भी लोग वोट डालने के जा रहे थे वो आसानी से वोट डालने के बाद अपने घर तक वापस जा रहे थे। जो लंबी लंबी कतारें दिखा करती थी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, तो उस तरीके की कतारें बिजनौर के कई बूथ पर हम गए, वहां नहीं दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया और बिजनौर लोकसभा सीट ऐसी है जो यहां पर 80% से ज्यादा जो एरिया है वो खेती पर निर्धारित है, यानी गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार यहां पर की जाती है और गन्ने के भुगतान को लेकर जहां योगी सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि 15 दिन में उनकी पेमेंट होगी, किसानों की तरफ से लगातार इस बात का आरोप भी लगाया जाता रहा है कि पेमेंट काफी लेट होती है, मिल की तरफ से पेमेंट नहीं की जाती है। उन मुद्दों को लेकर भी किसान बात करते हुए नजर आए और कई वर्ग के लोग ऐसे थे जो रोजगार की बात करते हुए नजर आए और तमाम तरीके के स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हुए नजर आए। तो अलग अलग मुद्दों पर लोग बोले तो, लेकिन जिस तरीके से खुलकर कई अन्य लोकसभाओं में वोटर बोलते हुए नजर आए थे उस आप तो भाप ही गए होंगे बिजनौर के वोटर्स की आज नहीं दिखी। वोटर्स के मूड को आप भी भाप गए होंगे। ये जानने की कोशिश है कि जो दिल में था उस हिसाब से ये वोटिंग हुई है या कि कुछ बदला है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम बातचीत में। दिवाकर का रुख करते हैं रामपुर का, क्योंकि यहां सबसे कम वोटिंग हुई है, करीब 52-52.5%। पिछले बार के मुकाबले वही 10 का आंकड़ा कम यहां हम कह सकते हैं। तो ये केवल समाजवादी वर्सेस आदमवादी या फिर जो पुरानी परिपाटी थी उससे तोड़ा गया? क्योंकि 2019 में
वोटिंग बम्पर हुई, तब आजम खान चुन के आते हैं। उपचुनाव होता है, उपचुनाव में क्या तस्वीर रही सबने इस देश ने देखा, और अब जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव 24 का, तो ये कहता क्या है, ये जो गैप है इसका मतलब क्या निकाला जाए दिवाकर? जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी अभी हमारे पास चुनाव आयोग की तरफ से और रामपुर जो प्रशासन है उसकी तरफ से फिगर अवेलेबल कराई गई है। तो रामपुर में जो फाइनल वोटिंग हुई है वो 55.64% हुई है, 55.64% वोटिंग हुई है। जो 2019 में हुई थी वो 63% के लमसम वोटिंग हुई थी, तो उससे अभी कम वोटिंग इस वर्ष हुई है। इसका एक जो बेसिक कारण है वो बेसिक कारण ये है कि यहाँ पर जो आजमवादी और समाजवादी वोट थे वो दोनों वोट फट गए, और कहीं ना कहीं सूचना जो मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि आजमवादी वोट जो है वो रुक रहा है, आजमवादी वोट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी उवैस जी ने बताया कि आजमवादी और समाजवादियों के विरोध के चलते हुए वोटिंग परसेंटेज डाउन हुई, लेकिन मुस्लिम इलाकों में ये देखा गया कि वहां पर तेजी से वोटिंग हुई। लेकिन जो 2019 में वोटिंग हुई थी वो 63% के लमसम वोटिंग हुई थी, और अभी जो फाइनल फिगर हमारे पास आ रही है वो आ रही है आपकी 55.64% वोटिंग रामपुर में फाइनल हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये रहा कि महिबुल्लाह नदवी यहाँ पर जो है वो समाजवादी के कैंडिडेट रहे, लेकिन आजम खां उसका विरोध कर रहे थे, और समाजवादी के साथ इंडिया गठबंधन था। तो इंडिया गठबंधन में रामपुर में कांग्रेस के लोगों का चेहरा ही महिबुल्लाह नदवी के साथ नजर आया, और समाजवादी के लोगों का चेहरा, आजमवादी लोगों का चेहरा जो था वो कहीं भी मंच में नजर नहीं आया। तो इसका एक कारण ये भी रहा कि आजमवादी जहां विरोध कर रहे थे, आजमवादियों ने शायद वोट नहीं डाला, तो उसकी वजह से भी एक वोटिंग परसेंट कम रही। दूसरा कारण ये भी रहा कि मौसम में आज धूप में तेजी बहुत थी, गर्मी बहुत थी, उसकी वजह से भी वोटर जो है वो थोड़ा सा कम निकला है और उसने वोट नहीं डाला है। वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाकांत सर, आपसे उत्तराखंड को लेकर बात करेंगे। उम्मीद थी कि बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन यहां भी वही स्थिति जो उत्तर प्रदेश में भी देखी गई। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग कम, ये कहता क्या है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें कोई जनता में कोई उत्साह नहीं था। ये उत्साह मुझे नहीं लगता कि केवल उत्तराखंड में ही नहीं था, अखिल भारतीय स्तर पर ये उत्साह नहीं था। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय मुद्दे जरूर हावी थे, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था। और जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई हैं कि स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे महंगाई का सवाल है, जैसे बेरोजगारी का सवाल है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का इश्यू भी अंडर करंट था, लेकिन एक सीमा से बाहर वो अंडर करंट दिखाई नहीं दिया। उसने जरूर कोई ना कोई बीजेपी को डिफेंसिव रखा, परेशान किए रखा, लेकिन वो एक सीमा से बाहर वो नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उत्तराखंड में, वो कांग्रेस के मुकाबले काफी सशक्त है, काफी स्ट्रांग है। तो उससे भी एक मोबिलाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को काफी सरलता मिली। और कांग्रेस सांगठनिक तौर पर काफी कमजोर है। पिछले 8 साल से तो वह सत्ता में ही नहीं है, और केंद्र में 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो उसका एक असर हुआ है। लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र में कि लोगों ने इश्यूज उठाए, मुद्दे उठाए और सवाल पूछे। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता ने भी उत्तराखंड में सवाल पूछे। महंगाई के सवाल, अग्निवीर का मुद्दा काफी डोमिनेट कर रहा था वहां के सीन में। और ये मैं बता सकता हूं कि 13% जो आबादी का 13% अकेला राज्य है उत्तराखंड, जहां पूर्व सैनिक और उनके परिवारों का वोट है 13%। तो 13% जो 13% वोट है, ये इसको मामूली वोट नहीं कहा जा सकता, ये अच्छा खासा वोट है। अगर 10% भी वोट अगर शिफ्ट हो जाता है तो किसी भी पार्टी की हार और जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके 2 इश्यूज थे। एक तो उनको लगता था कि OROP, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जो कैलकुलेशन की गई, आज से नहीं 10 साल 12 साल कांग्रेस के जमाने से जो मुहिम चल रही थी, और इस सरकार ने भी
वो जो उसमें कमियां थी, कमजोरी थी, उसको उनके अनुसार पूरी तरह रिजॉल्व नहीं किया। नंबर एक वो बात है जो वीके सिंह साहब का घेराव हुआ था, जनरल वीके सिंह का डिफेंस कॉलोनी देहरादून में, वहां पर ये मुद्दा प्रमुखता से आया जब उन्होंने कहा कि वीके सिंह साहब को कि आपने ओआरओपी का मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व किया। और दूसरा जो अग्निवीर का मुद्दा था, उत्तराखंड में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, हर तीसरे परिवार में सैनिक परिवार कहा जाता है, हर तीसरे परिवार को। तो अग्निवीर के खिलाफ बहुत सारे जो नौजवान थे वो अग्निवीर के वो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अग्निवीर में तो 4 साल की नौकरी है, 6 साल की ट्रेनिंग है, और 4 साल बाद वो 18 साल का लड़का अगर भर्ती हुआ तो 22 साल में तो रिटायर होके आ जाएगा। तो उसको लेकर के जनता में, उनके जो सैनिक परिवार हैं उनमें बहुत बड़ी एक निराशा थी। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया नहीं। इस बार के चुनाव में ये जब मुद्दा उठा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये सफाई देनी पड़ी कि देखिए हम इसकी समीक्षा करेंगे। बहुत बड़ी बात है, समीक्षा करेंगे किसी योजना को, अग्निवीर की अखिल भारतीय स्तर पर आप समीक्षा करेंगे या उत्तराखंड के स्तर पर समीक्षा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हारे या जीते, अगर सपोज करो 5 सीटें वहां जीत भी जाती है तो उसके बाद भी उनको लगेगा कि ये भविष्य में ये मुद्दा उनके गले की फांस बनेगा। और बाकी राज्यों में, उत्तराखंड नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब के प्रदेशों में कैराना का हाल जान लेते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कैराना का क्या हाल रहा? वोटिंग प्रतिशत यहां भी कम पिछले बार के मुकाबले, जाहिर तौर पर ये किस तरीके से परिभाषित करता है? वोट कम पड़ना ये कहता क्या है? देखिए राहुल, वोट कम पड़ना निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि मतदाताओं में उत्साह कम रहा। और मैं आपको बता रहा हूं राहुल कि सुबह 7 बजे का जब एक मौका था, जब मतदान शुरू हुआ, तो मैं शहरी क्षेत्र की तरफ गया। मुझे लगता था उन बूथों पर जहां कतारें अच्छी मिलेंगी, विजुअल अच्छे मिलेंगे, तो मैं भी इंटरेक्ट अच्छा कर पाऊंगा। तो शामली के अंदर जो बूथ थे और जहां ये माना जाता है कि सुबह ही सुबह लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम, अब 11 बजे से ही धूप 10 बजे से इस कदर हो जाती है मैदानी भागों में यहाँ कि काटने लगती है। तो इसलिए हमारा भी फोकस था कि हमें वो कतारें जरा बढ़िया मिलेंगी। लेकिन 10 बजे तक, 11 बजे तक राहुल मतलब इक्का दुक्का। वीवी इंटर कॉलेज शामली का ऐसा है, मिक्स आबादी है, मुस्लिम मतदाता भी आते हैं, हिंदू मतदाता भी आते हैं, मिले जुले मतदाता आते हैं, तो भरा हुआ सा एक माहौल दिखाई देता है। लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई दिया। उसके बाद में शामली के और हिंदू इंटर कॉलेज जो है, कन्या हिंदू कॉलेज, वहां गया मैं, जो बिल्कुल चीनी मिल के सामने है और शामली कोतवाली के सामने है। वहां भी मुझे शाम के टाइम तो लोग 6 बजे जब बंद होना था फाटक, शाम को भी मैं वहां था, तब तो लोग भागम भागी में जाते दिखाई दिए मुझे इक्का दुक्का। लेकिन जो कतार मुझे देखनी थी वो कतार नहीं मिली, मीन्स कि उत्साह कम था। इसके विपरीत जब मैं कैराना में पहुंचा, जो कैराना मुस्लिम बहुल हैं, जितने भी वहां बूथ थे, वहां मुझे भीड़ अच्छी तादाद में मिली। भीड़ इस कदर थी क्योंकि वो मुस्लिम मतदाता कह लीजिए या उनमें उत्साह कह लीजिए कि वो सजग रहते हैं, पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ वोट कुनबा करने आते हैं, कुनबे की वोट डालने आते हैं। तो वो कुनबा वोट मुझे वहां दिखाई दिया। कैराना में 3-4 घंटे बिताने के बाद मैं कई गांवों की तरफ गया, तो गांव में भी ऐसा उत्साह नहीं दिखा। और एक रसूलपुर गुजरान जो गांव था, उसने तो पूरे चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया। 11 से 12 बजे तक 1 घंटे में हमारा जो माइक्रो ऑब्जर्वर थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा 12 बजे का उनका ये बयान जो मैंने रिकॉर्ड किया, उनका ये कहना था, 1 वोट अभी तक मेरे इस बूथ पे नहीं पड़ी है, इसलिए मुझे माइक्रो ऑब्जर्वर को यहाँ आना पड़ा है फोर्स लेकर। क्या नाराजगी है मैं जानना चाह रहा हूँ। अब मैं आगे गया गांव के अंदर, तो घेर में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह गुजर, जो कांधला से कई बार विधायक रहे हैं, वो अब MLC हैं भाजपा में, वो गांव वालों को मनाते रहे और शाम 4 बजे तक उनकी एक कवायद उस घेर में चलती रही। लेकिन ग्रामीण नहीं माने। 2200 का पोलिंग था, पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया, उन्होंने मतदान ही नहीं किया। तो इस तरीके से पूरे कैराना में जो एक उत्साह दिखाई देना चाहिए था मतदाताओं में कि भीड़ की भीड़ निकलती आती, लेकिन वो भीड़ मुझे नदारद मिली है। और लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा
मौसम सुहाना हुआ क्योंकि कांदला में बारिश हो गई जी। थी, सहारनपुर में बारिश हुई, यहाँ हल्की छींटा बूंदाबांदी हुई थी, तो उससे मौसम थोड़ा सही हुआ। उसके बाद मतदाता निकले। या तो ये लगता है कि शामली और यहाँ आसपास, क्योंकि कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है और परसों संडे है, तो कुछ लोग तो निकल गए घूमने के लिए या कुछ तीर्थयात्री बन के चले गए किसी भी धाम पर, क्योंकि नवरात्रे अभी खत्म हुए हैं। तो काफी वोट जो हैं वो इस तरीके से प्रभावित हुआ है। इसलिए मतदान का प्रतिशत यहाँ पिछले बार के मुकाबले कम रहा है। ये मैंने मृगांका सिंह से सवाल किया था। मुझे दिन में मिली थी कैराना में मृगांका सिंह, बाबू हुकम सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने 2017 में पलायन का मुद्दा यहाँ से उठाया था। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रहे बीजेपी सरकार में। तो मैंने ये मुद्दा उनसे उठाया मृगांका से कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज कैराना में वोटिंग प्रतिशत कम रहने वाला है। तो उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि शाम होते होते तक 65-70 ये वोटिंग प्रतिशत पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा पहुंचता है तो हमारे भाजपा के लिए ये एक कन्वीनियंस बात है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वाकई अब सियासी दलों को समझना होगा कि इससे किसको नफा किसको नुकसान, और आगे दूसरे से लेकर 7वें चरण तक किस तरीके से हर एक स्तर को मेंटेन करना होगा उन्हें। क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो जिम्मेदारी दी जाती है कि बूथ तक किस तरीके से वोटर्स को ले जाया जाए, क्या वहां ये पार्टियां कमजोर पड़ी हैं, उन पार्टियों को भी आकलन करना होगा। उमाकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से आपने उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश को लेकर जिस तरीके से अपना विश्लेषण किया